नो न्यूज ओनली व्यूज। देश में एक बड़ा मुद्दा सामने आया है जिस पे कि लगातार बहस भी हो रही है। जाति जनगणना। और हमारे साथ हैं समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव दीक्षित जी। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जाति जनगणना का मामला किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जाति जनगणना दो चीज़ है। जाति और जनगणना यानी जाति आपका सिर्फ नंबर गेम है। दूसरी चीज़, जाति को हम ठुकरा नहीं सकते। जाति बहुत ही जटिल अवधारणा है, साधारण नहीं है। कोई भी आज जाति के आधार पे बोल देता है। जाति के ये स्थिति हो गई आज आज़ाद भारत में, जबकि कहा गया था हमारे संविधान में कि जाति और धर्म के आधार पे हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अब आप देखिए, जितनी भी जातियां हैं, अगर उनके शहरों में संगठन नहीं होते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए कार्यालय नहीं होते, तो वो अपने आप में दबे हुए रहते हैं। कोई भी जाति के देख लीजिए, सबके आपको शहर में, किसी भी शहर में चले जाएं, जौनपुर नहीं, जौनपुर के बाहर किसी, दिल्ली, बम्बई, सभी जातियों के संगठन हैं। अब दूसरी चीज़ जनगणना की बात है। जनगणना चूंकि 1931 में अंग्रेजों ने कराई थी, और वो भी एक जनगणना के आधार पे उनने जाति के आधार पे भारत को बांटने का प्रयास किया। पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नहीं थी, जनजाति समाज पूरा भारत के साथ एक था, सभी के साथ। अब उन्होंने अनुसूचित जनजाति करके उनको एक अलग दर्जा दे दिया। अनुसूचित जाति करके कुछ जाति को, जो कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में थी, जो इनके साथ शोषण हुआ था सदियों से, उनको अलग कर दिया गया। अब लंबे समय के बाद विपक्ष के दबाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करा रहे हैं। लेकिन इसमें अभी बहुत से, जो आपसे पूछा जाएगा, जनगणना का फॉर्म आएगा ना, नाम, उम्र, घर का पता, मोबाइल नंबर, परिवार में कितने लोग हैं, कितने कमाते हैं, कितने शिक्षित, ये सारी चीज़ें आएंगी। एक कॉलम आएगा धर्म। जैसे मेरे पास आए आप, तो मैं धर्म में क्या लिखूंगा? हिंदू। आपके पास गए तो आप क्या लिखेंगे? हिंदू। अब आपसे जाति पूछी जाएगी, तो बताइए मिश्रा जी, आप जाति क्या लिखेंगे? ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति ही नहीं है। अगर समाजशास्त्र के आधार पे अगर आप देखें, तो चार वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वर्ण का काम था पूजा पाठ, अध्ययन, अध्यापन करना। क्षत्रिय वर्ण का काम था योद्धा, मतलब प्रशासन करना, योद्धा। और वैश्य वर्ण जो है, वो किसान और क्या करता था? व्यापार का काम, पशुपालन, खेती और व्यापार। और शूद्र वर्ण जो है, वो आपका सेवक है, वो सेवा का काम करता था, मजदूरी का काम करता था। यही है ना। अब इसमें अलग अलग अंग्रेजों ने 1931 में, और हमारी जजमानी व्यवस्था के तहत हमने ओबीसी के तहत, या अन्य जिनको कहा जा रहा है, जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति हैं, इनमें बांट दिया। लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई हो गया, लोहे का काम करने वाला लोहार हो गया, दूध का काम करने वाला ग्वाला, अहीर हो गया, फिर दर्जी, भाण, ये सुनार, ऐसे बहुत चीज हो गए, किसान। लेकिन ब्राह्मण कहाँ गया? ब्राह्मण को तो कुछ करे ही नहीं ना आपने। क्षत्रियों को कहाँ करा? वो वर्ण व्यवस्था के तहत अभी भी स्टैंड कर रहे हैं, वो जाति में आते ही नहीं। क्योंकि जाति पे कम से कम भारत में 3,500 से अधिक जाति उपजातियां हैं, और इतने ही अध्ययन भी 100 से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन सभी ने कहा जन्म के आधार पे, तो जन्म के आधार पे आपका जिसमें हुआ वो आपकी जाति हो जाती है। लेकिन ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपको वर्ण के आधार पे मिला, वही चली आ रही थी। तो वर्ण व्यवस्था से वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर जाति में आई है। तो अभी आपके सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह आएगा। इसमें कई लोग बोलेंगे, जैसे मेरे से पूछा जाएगा, तो ब्राह्मण जाति ना लिख के मैं इसमें लिखूंगा नॉट एप्लीकेबल, मेरे ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि मैं ब्राह्मण वर्ण में आता हूँ, जाति में नहीं। ठाकुर भी कई, एक यहाँ पे जौनपुर में थे एक ईसी मेंबर, उनकी कार में लिखा रहता था, दिनेश सिंह, आप जानते होंगे, क्षत्रिय धर्म नहीं, वर्ण। क्षत्रिय वर्ण है। तो वही चीज़ थी, लेकिन वो उसको उससे बताते थे। तो यही चीज़ अब यह बार फिर झगड़ा खड़ा होगा, और ये मामला आप देखिए जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। कम से कम एक बड़ी बेंच बनेगी, बड़ी बेंच में उसमें सारे मुद्दे रखे जाएंगे, फिर होगा जाति का। और अभी इस पर आप देखिएगा, जाति पे जनगणना तो हो जाएगी, मैंने कहा ना, नंबर गेम है। ब्राह्मणों की जाति
तो उनकी संख्या लगभग 12 करोड़ के लगभग है, अभी जो मोटा मोटा हिसाब है। यादव भी ऐसे ही, सब जाति की अपनी अपनी संख्या निकल आएगी, उसमें वो भी कर रहे हैं वो जनगणना में खाली। लेकिन जब ब्राह्मण की जाति ही नहीं है तो कैसे होगा? आप उसको उसमें कई लोग लिखेंगे ना एनए में, तो बहुत सी आपकी बाहर हो जाएगी ना संख्या, वो संख्या का गेम आपका कम हो जाएगा ना, संख्या का कम हो जाएगा। कई ऐसे लिख अगर मान लिख दिया लोगों ने तो संख्या का गेम पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी चीज अब देखिए, जनगणना के प्लस माइनस देखें, एक तो संख्या आ जाएगी, हर जाति के जो है अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं अपन उसको जाति मान के चलते हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने सर्विस क्लास हैं, कितने व्यापार कर रहे हैं, कितना खुद का रोजगार है, कितना स्टार्टअप है, आर्थिक आधार पे भी उनका हो जाएगा, अमीर गरीब सब निकल आएगा ना। अब अगर मोटा मोटे अगर अपन उत्तर भारत के प्रांतों को देखें, मध्य प्रदेश ले लीजिए आप, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, राजस्थान, बिहार, इन 6 में आपको क्या लगता है किस किस जाति पर के आएंगे? इनमें ब्राह्मणों का भी एक दबदबा है, फिर पटेल, लोधी, यादव, राजस्थान में मीणा, गुजरात में भी पटेल हैं, जो कि कुछ पटेल उसमें आते हैं, एसटी में आते हैं, और कुछ ओबीसी में आते हैं। तो इन सब का है, इनमें अगर आप देखें तो मैक्सिमम लोग इनको फिर आरक्षण का लाभ ही नहीं मिलेगा। अधिकतर पटेल जो हैं मध्य प्रदेश और गुजरात में राजनीतिक रूप से सक्षम है, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, नंबर आप दूसरों की तुलना में इनकी संख्या ज़्यादा है। यादव यूपी बिहार तो उन्हीं से भरा पड़ा है, मतलब सब जगह है ना वो, अधिकतर एसपी आपको यादव मिलेंगे। अब ब्राह्मण को देखिए, मैं कहीं की बात नहीं करता, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश के जितने भी वाइस चांसलर हैं 95% ब्राह्मण। अब जबलपुर में देख लीजिए, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पूर्व थे, अभी नहीं है, पर थे ना ब्राह्मण। हाँ, कपिल देव मिश्रा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीके मिश्रा। मेडिकल में खंडेलवाल, ठीक है, वो जैन में आ जाएंगे। ऐसे आप पढ़ते जाइए, ये आपकी महाकोतल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी मिश्रा है, एक तिवारी हैं। वेटनरी में वो अभी आए हैं, वो नहीं है, लेकिन इसके पहले तक ब्राह्मण ही थे ना। अब एपीएस में कुररिया ब्राह्मण है, ग्वालियर में राजकुमार आचार्य ब्राह्मण है, छतरपुर में मैडम दुबे ब्राह्मण है, रामशंकर दुबे शहडोल में ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे, संजय तिवारी है, एडीएन वाजपेयी हैं, दो जिनसे आप परिचित हैं, तो ब्राह्मण है। अब राजनीतिक तौर पे देखिए आप, पटेल यादव, पटेल यादव। तो बाकी इसमें होगा ये कि जो अन्य जातियां हैं उनको अब मौका मिलेगा, लेकिन ये अपना मौका छोड़ेंगे क्या? आप ईमानदारी से आप सोचिए, अपना हक कोई नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये जाति और इसको लेके लगातार आज़ादी के बाद से बहुत सारी बातें आई हैं। लोहिया का भी एक समीकरण आता है, कांशीराम का आता है, शरद यादव ने भी बोला था जात नहीं जमात बनाओ। तो ये जाति की जो व्यवस्थाएं हैं, एक तो संविधान में इसकी कोई मान्यता नहीं है। संविधान बोलता है जाति से अलग, एक निष्पक्ष, एक निर्भीक नागरिक की कल्पना संविधान में दिखाई जाती है। तो अगर ये जाति जनगणना की जाती है, वैसे तो संभव जिस तरीके से आपने बताया इसमें तो काफी कुछ पेंच है, लेकिन अगर इसके बाद भी यदि सरकार इस पे को लागू करती है तो आगे जाके जो समीकरण सामने आएंगे उसमें समाज का क्या परिदृश्य होगा? देखिए, अभी एक मैं आपको बताता हूं, अब अल्पसंख्यक वर्ग कई खत्म हो जाएंगे। जी, मैं उसी पे आना चाह रहा था। देखिए, अभी मैंने कुछ देखा था, मुस्लिम में जो है जाति व्यवस्था नहीं है, इस्लाम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई जाति का नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारणों से उनमें भी जाति बन गई है। अब देखिए, अशरफ, इनका अरब से संबंध माना जाता है, अशरफ लोग हैं वो अपने आप को ऊंचा मानते हैं। अजलाफ, ये व्यवसाय श्रम कार्य करने वाले, इनको निम्न माना जाता है। अर्जल, ये
साफ सफाई का काम करते हैं, इनको बहुत ही निम्न माना जाता है। अब मुसलमान सभी को समान मानता है, इस्लाम कहता है मुसलमान सब एक हैं, सब कोई बराबर। अलग नहीं है। पर स्थानीय संस्कृति परंपरा के कारण मुसलमान तो भारत में बाहर से आए थे ना, तो यहाँ पे रहते रहते वो भी वैसे भी उनने जाति में ले लिया। जैसे मुगल, ये बाबर आए थे, मुगल थे, मध्य एशिया से आए थे। फिर पठान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पख्तून से आए। फिर एक शेख होते हैं जो व्यापार व्यवसाय करते हैं। और सैयद, ये पैगंबर के, अपने आप को बोलते हैं हम पैगंबर के वंशज हैं। अब ये 4 प्रकार के, फिर इनमें अलग अलग जातियों में बटी है। अभी तो इनको सबको मिल रहा है क्या, अल्पसंख्यक का दर्जा। अब अगर जाति जनगणना के आधार पर, जैसा कांसीराम जी का कहना था, जिस जाति की जितनी संख्या उतनी भागीदारी होना चाहिए। अब इसमें भी भागीदारी उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि कई डॉक्टर, साहित्यकार और आपके नेता, व्यापारी अधिकतर मुस्लिम्स में भी ऊंची जाति के हैं, तो उनमें भी विवाद होगा। अब उनको जब आरक्षण के तहत रखा जाएगा तो हो सकता है उनको अल्पसंख्यक का लाभ मिलना बंद हो जाए। यही चीज़ ईसाइयों में है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि अगर सरकार ने लागू कर दिया, देखिए जाति के लिए शुरू से कहा गया, जाति क्या है, बंद व्यवस्था है। एक समाजशास्त्री हुए हैं मजूमदार मदान, उनका तो कोटेशन बच्चा बच्चा जानता है, जाति एक बंद वर्ग है। मतलब अगर आपका जाति में जन्म हो गया किसी जाति में, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। कांसीराम जी बाहर नहीं जा पाए। अंबेडकर जी सबसे ज़्यादा शिक्षित होने के बाद भी आज भी वो महार जाति के कहलाते हैं। बौद्ध धर्म भले ही उनने ले लिया हो, लेकिन उनकी जाति महार कहलाती है ना। तो जन्म के बाद भी आप वही रहेंगे। अब वर्ण व्यवस्था में क्या थी, जाति क्या है, बंद है। जाति बंद है, क्लोज्ड है, इसमें गतिशीलता नहीं है, मोबिलिटी नहीं है। लेकिन इसके पहले जो हमारे यहाँ थी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो पूरी तरह से गतिशील थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण में भी जा सकता था, क्षत्रिय वैश्य में भी और शूद्र में। परशुराम जी क्या थे, ब्राह्मण। पर उनके कर्म उन्होंने क्या कर लिए थे, क्षत्रिय। तो वो क्षत्रिय कहलाते थे ना, थे ब्राह्मण। क्योंकि वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के गुण और कर्म पे है, वो उसमें शिफ्ट होते रहती थी। वर्ण में कोई फिक्स नहीं था कि आप इसमें आ गए। जैसे हम ब्राह्मण के जन्म लिए तो हम ब्राह्मण ही हैं, अंबेडकर जी हैं। तो अगर एक मिनट बता रहा हूँ, अगर ये व्यवस्था लागू करेंगे, ये क्या करेगी, गतिशीलता हमारी खत्म करके बंद कर देगी। हम पूरा भारतीय समाज बंद हो जाएगा, जो वर्ण व्यवस्था के साथ गतिशील था। और 1950 में जो हमारा संविधान बना, उसकी संकल्पना भी किया है कि भारतीय समाज को जाति जो बंद है, एक वर्ग में बंद है, उससे बाहर निकाल के उसको गतिशील करना है, मोबिलिटी उसकी बढ़ाना है। अभी आप देखिए महाकुंभ हुआ, वहाँ गतिशीलता थी ना, आप भी नहा रहे थे, हम भी नहा रहे थे, ये भी नहा रहे थे, वो भी नहा रहे, कौन से, किसी ने नहीं पूछा कौन है, कौन से धर्म, कौन सी, सब थे ना। तो इस प्रकार का अब जाति हो बनेगी, जब जनगणना होगी, आपके पास संख्या आ जाएगी, आपके पास व्यवसाय आ जाएगा, आपका प्रतिनिधित्व आ जाएगा, आप उसके लिए करोगे। और ये आरक्षण जो है आपका 50 की जगह 80% तक चला जाएगा। यानी आपकी नज़र में जाति जनगणना जो है वो एक बंद व्यवस्था को लागू कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब खुद ही देखिए ना भाई, जनगणना होगी ना, इतने करोड़ पटेल, इतने करोड़ यादव, इतने करोड़ साहू, इतने करोड़ ब्राह्मण, इतने करोड़ गौड़, फिर 2 करोड़ भील, 3 करोड़ गुर्जर, फिर आपके और दर्जी, लोहार, बढ़ई, इतने मुसलमानों में इतने शेख, इतने अरशफ, इतने पठान, इस सब की आ जाएगी ना। फिर उसके साथ में या तो फिर सरकार ये करे कि जनगणना करने के बाद उसको डिस्प्ले ना करे, वो संभव नहीं है। और हमारे यहाँ संविधान के अंतर्गत प्रावधान है कि आप जाति के आधार पर जनगणना नहीं करेंगे। उसका है, अभी कुछ लॉ वालों से पूछेंगे तो वो और स्पष्ट करेंगे। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने जो करी है वो सर्वेक्षण किया है, जनगणना नहीं की। कर्नाटक में जो हुआ है वो तो ओपन ही नहीं करा ना, वो भी सर्वेक्षण है। तेलंगाना में सर्वेक्षण, तो आप जनगणना कैसे कर रहे हो, आप जनगणना कर रहे हो कि सर्वेक्षण कर रहे हो, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, जाति जनगणना को लेके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे पेचीदगियां हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर ध्रुव दीक्षित ने जिन मुद्दों पर बात की है, निस्संदेह उस पर
विचार करने की ज़रूरत है और सबको ये सोचना होगा कि जाति के एक दायरे में बंध के देश का विकास शायद संभव नहीं है। तो न्यूज़ ऑनली व्यूज के लिए आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी कि आपने मुझे एक मौका दिया कि नंबर गेम में मुझको भी आपने उलझाने का प्रयास किया और इसमें तो पूरा देश उलझा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे ही मुद्दे उठाते रहिए। नमस्कार।